नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। नए मामलों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही आ रहे हैं। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 780 लोगों की जान चली गई। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस आए थे। कोरोना वायरस का संकट बढ़ते ही देश में सख्तियों की वापसी भी हो गई है। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कई राज्यों ने लॉकडाउन का रुख भी किया है। इसी कड़ी में देश के कई हिस्सों में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा था कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। उन्होंने राज्यों से निषिद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने और केंद्रित करने, जांच में तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश ने पिछले साल बगैर टीके के कोविड-19 से लड़ाई जीती थी, इसलिए आज भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अब तक 1,19,13,292 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो गए हैं। हमारा रिकवरी रेट जो एक समय में 96 से 97% तक पहुंच गया था, अब घटकर 91.22% हो गया है। 149 जिलों ने पिछले 7 दिनों में कोविड का कोई नया केस नहीं देखा है। 8 जिलों में पिछले 14 दिनों में एक मामला नहीं देखा गया है। 3 जिलों में पिछले 21 दिनों में एक भी मामला नहीं आया। अब कोरोना संक्रमण से कैसे बचें, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़े डॉक्टर्स का सबसे बड़ा पैनल जुड़ेगा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के उपाय आखिर क्या कुछ है और कैसे इन हालातों से निपटा जाना चाहिए। लेकिन लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आखिर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि आज देश में कोरोना की क्या स्थिति है। 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना के रिकॉर्ड हर दिन नए दर्ज किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कुछ सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल, क्या कोरोना की दूसरी लहर पहले से खतरनाक है? तो पहला सवाल यही कि क्या कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है? और दूसरा सवाल, देश अनलॉक, तो कोरोना कैसे होगा लॉक? देश अनलॉक है तो कोरोना कैसे होगा लॉक, ये दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा सवाल, कोरोना की दूसरी लहर कितना कहर, दूसरी लहर तो आ गई लेकिन कितना कहर बरपा रही है, ये भी देखा जा रहा है। तीसरा सवाल। और चौथा सवाल ये, अनलॉक में संक्रमण से आखिर कैसे बचें? क्या कुछ वो उपाय हैं जो अपनाए जाने चाहिए और अनलॉक में संक्रमण से कैसे बचें? और पांचवा सवाल, क्या कोरोना से बचने के उपाय दरकिनार हो रहे हैं? क्या कोरोना से बचने के उपाय हो रहे हैं दरकिनार? ये पांचवा और बड़ा सवाल कि आखिर कैसे कोरोना को दरकिनार किया जा रहा है, क्या सावधानियां नहीं बरती जा रही हैं? तो ये वो अहम सवाल हैं जो एक के बाद एक उठ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आज देश में कोरोना की क्या स्थिति है। 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 780 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। कुल कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो 1,30,60,542 है। कुल डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो 1,19,13,292 केसेस। कुल एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 9,79,608 हैं। और ऐसे में लगातार जो स्थिति है देश की, वो हम आपको बता रहे हैं कि कुल मौत की अगर बात की जाए तो 1,67,000 से भी ज्यादा है। कुल टीकाकरण की अगर बात की जाए तो 9 करोड़ से भी ज्यादा टीका लगाया जा चुका है अभी तक। दिल्ली में इन्फेक्शन रेट की अगर बात की जाए तो 1 अप्रैल को 3.57% था, तो वहीं आगे अगर 7 अप्रैल की बात की जाए तो 6.10% रहा है। तो दिल्ली में इन्फेक्शन रेट का जिक्र हो रहा है। 8 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 8.10%
इन्फेक्शन रेट है। नए केस की अगर बात की जाए महाराष्ट्र में तो 52,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाहाकार है। कुल मामले लगातार देखा जा रहा है कि 32 लाख से भी ज्यादा, और ऐसे में हालात चिंताजनक। कोरोना से मौत की अगर बात की जाए तो 500 से भी ज्यादा मामले तो आ ही रहे हैं, लेकिन लगातार प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो 300 से ज्यादा है। कुल मृतकों की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र में डेथ रेट 1.77 है, और ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात हैं। इन्फेक्शन रेट 15% है। तो महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन की घोषणा भी की गई थी। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 5 लाख से भी ज्यादा हैं। 5,21,317 एक्टिव केस हैं। मुंबई में नए केस की अगर बात की जाए तो 8,938 नए केस सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में केसेस आने के बाद मौत की जो संख्या है वो 23 है। नए केस की अगर बात की जाए तो 52,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। तो देश में कोरोना की जो भी स्थिति है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, और 24 घंटे में पूरे देश की अगर बात की जाए तो 780 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, और ऐसे में सावधानी मात्र उपाय अब है। ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना होगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर से कम ही बाहर निकलना एकमात्र उपाय है। तो देश में कोरोना की बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक हालात हैं। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में दूसरी लहर में हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। चौथी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 4, 6 और 7 अप्रैल को केसेस सामने आए थे 1 लाख से भी ज्यादा, और लगातार पिछले 24 घंटे में अब देखा गया कि 1,31,000 मामले सामने आए। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सख्ती बढ़ा दी है, पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तो देश में कोरोना की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सख्ती बढ़ा दी है, लेकिन आज कोरोना पर ही चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। एक के बाद एक नाम मैं आपको बता देती हूं। डॉक्टर MC मिश्र, पूर्व डायरेक्टर एम्स के हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर NK शर्मा, अध्यक्ष IMA नोएडा से जुड़े हैं। डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ मनोचिकित्सक जुड़े हैं। डॉक्टर महिम शरण, हृदय रोग विशेषज्ञ जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर राजेश केसरी, मधुमेह विशेषज्ञ जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर RK सैनी, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम डॉक्टर्स, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा MC मिश्र से है, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर, क्या लोग भूल चुके हैं कोरोना को, इसकी रफ्तार को भूल चुके हैं? और सवाल यही कि पिछले कोरोना से ज्यादा जो खतरनाक है वो क्या ये वाला कोरोना है? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी कि ये जो दूसरी लहर कह रहे हैं हम जिसको, वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि संक्रमण रात दिन दिनों दिन दूनी तरक्की कर रहा है, और रोज के संक्रमण के जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले जो हम मान रहे थे कि शायद मृत्यु दर उतनी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 830 लोगों की मृत्यु हुई है, उससे ये और चिंता पैदा करता है। और इसमें देखिए, मैं भी अभी मास्क लगा के बैठा हूँ, और आप भी बता रहे हैं कि अभी हमारे पास यही एकमात्र उपाय है इस संक्रमण से उबरने का और इसको थामने का। वैक्सीन हम बढ़ाते जाएंगे, उसका जो असर है वो हमको जुलाई, अगस्त तक, सितंबर तक मिलेगा, क्योंकि वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, और वो उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी जो लोगों के हाथ में है वो ये है, और सोशलाइजिंग बिल्कुल बंद कर दें। स्कूल कॉलेजेस पहले ही सरकारों ने बंद कर दिए हैं, और अपने आप लॉकडाउन लगा ले, जैसे पहले लगा था पिछले वर्ष अप्रैल मई में, जब जो आप कह रही थी कि बिल्कुल बाहर नहीं निकले बेजरूरत, और अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिना मास्क के जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ये लोगों के अपने हाथ में है। अगर लोग इसको थामना चाहेंगे तो थम जाएगा। लोगों के बिना सहयोग के ये नहीं थमने वाला है। केवल वैक्सीनेशन से नहीं थमेगा,
इसमें हमें बचाव के जो एसएमएस कहते हैं ना, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जी भारत में ज्यादातर जगहों पे संभव नहीं होती है। घरों में 10-10 लोग रहते हैं, इलेक्शन रैली हो रही है और बहुत सारे घर छोटे होते हैं, वहां पे केवल मास्क के जितना कम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, बाकी हाइजीन जितनी आप मेंटेन कर सकते हैं वो करें। तो हमारा तो यही है कि इसको हम ओवर एम्फसाइज करें, ज्यादा इस पे जोर डालें, ठीक चल रहे कम है क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं अभी भी, और बहुत सारे लोग इस डिनाइल में हैं कि नहीं सब बेकार की बात है। तो ये अगर इस तरह की धारणा लोगों की होगी तो फिर संक्रमण को थामना संभव नहीं होगा। बिल्कुल, और खुद ही सावधानी बरतनी होगी। हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा भी जुड़े हैं, आईएमए नोएडा अध्यक्ष है। डॉक्टर एनके शर्मा जी, पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि 1 लाख क्रॉस नहीं किए थे, आंकड़े 1 लाख से नीचे ही थे। तो क्या इस बार सावधानी खुद ही बरतनी होगी? इस बार कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि अब हर कोई समझ चुका है कि कोरोना क्या है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। एक पुरानी कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कुछ हम लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, लेकिन उन बातों को रिपीट ना करते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान या ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम लोगों ने अभियान चलाए हैं और उनको टीबी मुक्त भारत या पोलियो मुक्त भारत करने का जो हमने नारा दिया था, तो हम लोग उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी या प्रदेश सरकार भी सभी चिकित्सालयों के आसपास इस तरह की कुछ व्यवस्था करी जाए, एक ताकि जो बचाव के जो साधन हैं, जो प्रचार है, लोगों को शिक्षित करने का जो माध्यम है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, तो ऐसी जगह या सार्वजनिक स्थल है तो हम वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए हम उसको प्रसारित करें कि सावधानियाँ बरतनी है, मास्क लगा के रखना है, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजेशंस है, सोशल डिस्टेंस है। आज मैं एक चैनल पे था अभी, तो उसमें कुछ राजनीतिक लोग आए हुए थे जी। अभी मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, 11:30 बजे के आसपास था। तो उन्होंने कहा, एक क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आजकल चुनाव का दौर चल रहा है जी। तो आजकल के चुनाव के दौर में हमारे बहुत सारे राजनीतिक लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं और जो देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सारे नियम और कानून सभी लोग बनाते हैं, सर क्या वहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल प्रॉपरली उसको यूज हो रहा, नहीं हो रहा? जैसे कि कई स्टेटों में हमारे फिलहाल इलेक्शंस चल रहे हैं, यदि हम उस कंडीशंस को देखते भी है तो कहाँ तक ये हम इसको कवर कर पाएंगे? तो सरकार से जुड़े हुए लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से है या गवर्नमेंट से है या किसी भी राजनीतिक दल की पार्टी की सरकार है, बीइंग ए डॉक्टर और आईएमए अध्यक्ष होने के कारण भी मेरा दायित्व बनता है, चाहे वो मेरे मेडिसिन मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ही, चाहे वो एचओडीज हो या डीन हो या कोई भी हो या हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स ही हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग उन प्रोटोकॉल्स का पालन करें। बिल्कुल, और हम यदि प्रोटोकॉल का खुद पालन नहीं करेंगे, डॉक्टर्स और जो गवर्नमेंट को चलाने वाले जो हमारे मंत्रीज और नेतागण हैं, तो उसका एक जनता पर गलत प्रभाव पड़ता है और जनता क्वेश्चन करती है कि जहां इलेक्शंस चल रहे हैं, कोरोना वहाँ, आज उसने यही क्वेश्चन मेरे को किया था कि कोरोना क्या वहाँ हॉलीडे मना रहा है? तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि खुद ही सावधानी बरते और कहीं इधर उधर बल्कि ना देखें और अपने में ही देखकर सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरती जाए। तो इलेक्शन के समय पर भी सोशल डिस्टेंस का यदि हम ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते तो कम से कम मास्क और दूसरी चीजों का तो हम ध्यान रख सकते हैं। ये वही कॉमन सावधानियां हैं। और उसका हम लोग देख रहे हैं कि वो कोई पश्चिम बंगाल को यहाँ से दूर नहीं है, भारत की सभी सीमाएं एक दूसरे राज्य से लगी हुई है और ट्रेन और जो अपनी हवाई यात्राएं हैं उनके द्वारा हम लोग डेली प्रचार के माध्यम से जनता को हम
वो करते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद इस पर भी कुछ न कुछ चुनाव आयोग को कुछ न कुछ इस पे करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ जुड़े हैं, मनोचिकित्सक। डॉक्टर गगनदीप, आपको क्या लगता है कि पिछले साल जब वैक्सीन नहीं थी तो लोग ज्यादा डर रहे थे, लेकिन इस साल जब वैक्सीन आ गई है तो लापरवाही ज्यादा हो गई है? कि कोविड क्यों बढ़ रहा है? आई थिंक सबसे पहला कारण है, एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब आप जब किसी चीज से डरते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो डर आप में खत्म हो जाता है। आपको लगता है अब तो रोज की बात है, अब तो इसके साथ जीना है। अगर आप नोटिस भी करें आसपास, अभी होली का त्योहार गया है तो बहुत सारे लोगों ने सीरियसली कोविड को लिया ही नहीं। उन्हें लगा अरे नहीं यार, अब बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं, ये भी न्यूज आ रही है कि हर्ड इम्यूनिटी बन रही है, अब तो कोविड बहुत छोटे मोटे सिम्टम्स के साथ होकर चला जाता है, तो अगर हो भी गया तो क्या हुआ, 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो वो जो एक कैजुअल अप्रोच, जो एक इनसेंसिटिविटी आ रही है, एक कारण मेरी समझ से साइकोलॉजिकल लेवल पर ये है जिसकी वजह से बढ़ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन इज कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक वी ऑल्सो, और ये भी मानना पड़ेगा कि पहले न्यूज चैनल बहुत ज्यादा कवर भी करते थे कि अभी कई सारे वेरिएंट्स आ गए हैं आपके कोविड के, कुछ साउथ अफ्रीका से हैं, ब्राजील से हैं, विच आर मोर डेंजरस। आई डोंट थिंक पीपल आर इवन अवेयर ऑफ इट, और उनकी वजह से नए सिम्टम्स जो आते हैं वो भी आई थिंक पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। एक और कारण मैं मानती हूँ, ऑल्दो हमारी सरकार ये हर बार बोलती है कि वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आप 100% इम्यून हो गए हैं कोविड से। बट आई थिंक वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे डिफॉल्ट सिस्टम में कि अगर आपने किसी चीज की वैक्सीनेशन ले ली, अगर पोलियो की ले ली है तो पोलियो होगा नहीं आपको। तो आई थिंक समवेयर वी आर ऑल्सो प्लेइंग ऑन दैट। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है कि वैक्सीन एक फर्स्ट स्टेप है, वो गारंटी नहीं है। एंड आई एम श्योर, इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी, इनफैक्ट मेरे स्टाफ ही नहीं पढ़ रहे थे वो लोग, तो उन्होंने एक जगह से निकाला, इंडियन एक्सप्रेस में था कि 40 डॉक्टर्स जिनको कोविड वैक्सीन दी गई वो री इन्फेक्ट हुए। ऑल्दो अभी हमें डिटेल्स नहीं पता है, एम्स के 35 तो इसी वजह से सरकार कह भी रही है कि अगर आपको वैक्सीन मिल रहा है। और डॉक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, तो केजीएमसी लखनऊ का है ये। तो बेसिकली यही हम कहना चाह रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीजें, मगर ये वाली न्यूज आई मीन फॉर ऑल गुड रीजंस कई बार उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। मगर ये जरूर एम्फसाइज करने की जरूरत है कि वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव स्टेप है, वो 100% आपको गारंटी नहीं दे रही है। चौथा, एक कोविड ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक एक सेरेंडिपिटी मोड पे डाल दिया है, एक स्टैग्नेंट लाइफ कर दी है। तो कई बार आप इतना ऊब जाते हैं, वही कमरा वही घर, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटीज हैं, इकोनॉमिक ड्रॉप हुआ था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है यार अब कब तक हम इस इकोनॉमिक ड्रॉप के चक्कर में घर रहेंगे। और हमारा वट एवर यू से, हमारे इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत डिस्पैरिटी है। चाह कर भी कुछ लोग घर में नहीं रह सकते हैं, कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, कई प्रेशर्स हैं, तो कई बार दिमाग में इंसान ये भी सोचता है यार भूखे मरने से अच्छा जा कोविड से मर लो, यू नो। सो अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स आल्सो सीम टू कॉम्प्लिकेट पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही ज्यादा ढीले तरीके से लिया जा रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये सिर्फ हम लोग ही नहीं ले रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आई थिंक कुंभ अपने आप में ही कुछ इंडिकेट करता है। तो वो जो एक पॉलिटिकल लेवल पर भी, या पॉलिटिकल शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ जी। डॉक्टर महिम शरण भी हमारे साथ जुड़े हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, जो कि डॉक्टर महिम, क्या लगता है कि जो नया स्ट्रेन अब आया है कोरोना का, क्या उसको लोग समझ पाएंगे, या फिर अब इसी को लेकर डाउट में लोग जी रहे हैं कि क्या नया स्ट्रेन आ चुका है? ये एक सच्चाई है, और ये जो नया स्ट्रेन आया है इससे कहा जा रहा है कि ये जो है पिछले जो कोरोना हमारे आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी ज़्यादा नहीं हो पा रही है दवाइयाँ, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जो वैक्सीन हमारे को लगाई जा रही है उसमें भी कई ये सोच है कि इसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो ये नया स्ट्रेन और जिस स्पीड से ये स्ट्रेन जो बढ़ रहा है, ये चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर सही टाइम पे सही प्रिकॉशन नहीं लिए गए और सही सावधानियां नहीं बरती गई तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे, जहां पर हम लोग को वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल।
तो सावधानी बरतना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को सैनिटाइज करना, सब करना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेन जो है इसको नया है और मानना भी पड़ेगा, और इसको एक्सेप्ट जितनी जल्दी लोग कर लेंगे उतना ही उनको फायदा होगा। बिल्कुल, एक तरह से जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना ही एकमात्र उपाय है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी भी जुड़े हैं, मधुमेह हैं विशेषज्ञ। डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आई थिंक जो हमारा अभी पैनल जुड़ा हुआ है, आप सब भी वैक्सीन लगवा चुके होंगे, लेकिन कुछ अभी जैसे कि खबर सामने आई, एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो एक मैसेज दूसरे लोगों को भी जाएगा कि वैक्सीन से लोग डरेंगे? नहीं, ये बात तो साफ जाहिर है कि वैक्सीन से डरना जरूरी नहीं है। इस समय कोरोना से बचने के दो उपाय हैं। एक उपाय, या तो आप कोरोना से बीमार हो जाइए और बीमार होकर आप जीवित रह जाइए, तब आपके शरीर में उसके प्रति इम्यूनिटी बनती है। दूसरा बेहतर उपाय ये है कि आप कोरोना की वैक्सीन लगा लीजिए। तो कोरोना की वैक्सीन लगाने से आपके अंदर वो इम्यूनिटी बनती है, वो बीमारी के प्रति अवरोधक शक्ति बनती है, लेकिन आपको बीमारी नहीं झेलनी पड़ती। तो सबसे अच्छा तरीका तो वैक्सीन ही है। अब वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ इम्यूनिटी बन जाती है। अभी तक जो रिसर्च आए हैं, जैसे 76% तक ये जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है इम्यूनिटी बना देती है। तो अगर कोरोना की बीमारी होती भी है, सबसे पहले तो किसी भी वैक्सीन से 100% बीमारी से रुकावट नहीं होती। तो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी बीमारी होने की आशंका तो हमेशा ही रहती है, लेकिन अगर वो बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड रूप में होती है, उसके भीषण कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, मौत होने का डर नहीं होता। ये बात सही है कि जैसे आपने एम्स में बताया 35 डॉक्टरों को, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 27 डॉक्टर और केजीएमसी में 40 डॉक्टर, इन लोगों को वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने के बावजूद संक्रमण हो गया। लेकिन इनमें मॉर्टेलिटी देखिए ना, पिछले साल जब हम देख रहे थे, जब कम लोग संक्रमित थे, तब 10 से 12% डॉक्टर्स में मॉर्टेलिटी थी। इस समय ये सुनने में नहीं आ रहा। और मैं तो ये मॉर्टेलिटी नंबर, डेथ रेट बिल्कुल नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप किसी उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार में किसी एक की भी जान गई हो। इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कहना उचित नहीं है कि डेथ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, इतने मर गए, ऐसा नहीं होता। किसी एक आदमी से पूछिए जिसके घर में उसके प्रियजन की मौत हुई होगा, तब आपको उसका एहसास होगा कि ये बीमारी कितनी भीषण है। तीसरा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आपने अभी बात की कि 870 मौतें हुई हैं, तो मैं कहना चाहूँगा इसको आज के आंकड़े 1,30,000 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज मौत हुई है वो उन लोगों की मौत हुई है जो कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले बीमार हुए थे, ये 14 दिन पहले बीमार हुए थे। क्योंकि इस सिचुएशन तक, मौत की हालत तक आने में समय लगता है। तो अगर ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो वेरिएंट का फैक्टर है, ये वेरिएंट 6 से 8 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। और नए वेरिएंट को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वेरिएंट कैसा है। बस कोरोना एक कॉमन वर्ड हो गया है लोगों के लिए। बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है और वो बढ़ती जा रही है। मेरा अपना मानना है कि लोग प्यार से नहीं सुनते। मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। शुरू में हम लोगों से बात प्यार से करते थे, आप मत खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, कोई नहीं सुनना चाहता। जब उनको डराते हैं, नहीं करोगे तो टांग कट जाएगी, अंधे हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, तब लोग सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ सख्ती बरतनी चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए अगर कोई भी बिना मास्क के निकलता है, क्योंकि वो अपनी जान तो ले ही सकता है, अपने साथ साथ दूसरों की भी जान लेता है। एक संक्रमण है और बहुत तेजी से फैलेगा। डॉक्टर आर.के. सैनी, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. सैनी जी, लगातार हम यही बातचीत कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन अगर आ भी गया है तो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। वैक्सीन लगवाया जा रहा है लेकिन बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। जो उपाय है, क्या लगता है उन उपायों को दरकिनार किया जा रहा है अब? और उस डर को मानते हुए कहीं ना कहीं लोग ये प्रिकॉशंस अपना रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश वगैरह। लेकिन जहाँ तक अपन ने देखा है कि इस चीज को अपन ने धीरे धीरे कवर किया है। अभी जब सेकंड स्ट्रेन चल रही है, ये क्योंकि जो सेकंड लहर चल रही है, इसमें केस एकदम से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती तो अपन ने की है कि अपन ये जो मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है या सैनिटाइजर है या हैंड वॉश की प्रक्रिया है, इसको अपन कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहे हैं कि ये अपन अपना नहीं रहे जीवन। जो इनको अपना नहीं रहे हैं, तो यही एक वजह है इतना जल्दी स्प्रेड होने का। आपने देखा हो कि जनरली आप
वायरल बीमारी जो होती है जी। उनमें हमेशा म्यूटेशंस होता रहता है। शुरू में जो स्ट्रेन आया था वो इतना डेंजरस नहीं था, या स्प्रेड इसका बहुत कम हो रहा था। जैसे जैसे इसका मेडिसिन होता चला गया, इसमें स्ट्रेन चेंज हो गया तो इसका स्प्रेड रेट भी बढ़ गया है। अभी जो चल रहा है, जो स्ट्रेन अभी इन्फेक्टिव है, उस टाइम ये इस टाइम ऐसा फैल रहा है कि इसकी फैलने के रेट बहुत ज्यादा है। अपन ये समझते हैं कि यदि अपन ये चैन नहीं तोड़ेंगे, और चैन तोड़ने के जो तरीके हैं वो है अपने प्रिकॉशंस, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग करना और हैंड वॉश करना। इन प्रोटोकॉल्स को डॉक्टर सैनी, इन प्रोटोकॉल्स को अब लोग भूलने लगे हैं और यही वजह है कि तेजी से महामारी के जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर और कैसे सावधानी बरता जाए, आगे इसको भी लेकर चर्चा करेंगे। एनके शर्मा जी, सवाल ये है कि केसेस तो सामने आ रहे हैं, सावधानी भी बहुत सारे लोग बरत रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि और कौन से उपाय हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे लोग अवॉइड करने लगे हैं। देखिए मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को मैं आह्वान भी करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 1 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने भी बार बार हर सभा में, हर मीटिंग में, हर जगह उनका एक ये संदेश होता है कि वैक्सीन के साथ साथ कड़ाई भी ज़रूरी है, डिस्टेंस ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस की बहुत यानी कि हम लोग यदि वैक्सीनेट हो गए तो उससे हमारा परमानेंटली हम सेफ हो गए, ये एक धारणा जो है वो भी गलत है। और जहाँ तक 6 फीट की दूरी वाला, वो तो हर जगह आजकल प्रचारित ही है। और उन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ घर घर में बच्चा भी इसको जान चुका है और सभी उससे अवेयर है। लेकिन इंडिया में ऐसा कल्चर है हमारे यहाँ कि हम लोग इसको शिक्षा देने के तो हम आदी है, लेकिन शिक्षा लेने के आदी नहीं है। हम दूसरों को शिक्षित करते रहते हैं, स्वयं शिक्षित नहीं होते। तो हमें सबसे पहले तो खुद भी शिक्षित भी हो, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने इंस्टीट्यूट से, अपने क्लिनिक से, अपने हॉस्पिटल से, अपने जो भी जहाँ भी जो भी संस्थान है हमारा, उन सभी में हम लोग वो प्रॉपरली लागू करें, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, या हमारा मीडिया हो, या हमारा प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, या हमारी शॉपकीपर्स हो, चाहे शोरूम हो या कुछ भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। यदि हम इसको सभी जगह इसको प्रॉपरली लोगों को अवेयर करके, शिक्षित करके, उसके लाभ और हानि तो हम बताते हुए 1 साल से आ ही रहे हैं। और जहां उन लोग सब चीजों को हम बरत रहे हैं वहां पर पाबंदियां भी अब बढ़ा दी गई हैं उन राज्यों में। उन सब चीजों को हम करते हुए, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, ट्रैफिक के नियम और कानून बने हुए, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल फिर भी तोड़ते हैं। तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए कि जो एक कोविड के लिए भी हमें कुछ न कुछ एक्ट में या कहीं इस तरीके से प्रोविजन किया जाए कि उनके ऊपर को पेनल्टी लगे, या जिस तरीके से 2 बार पकड़े गए, 3 बार पकड़े गए, यदि नहीं सुधर रहा तो उसको कहीं न कहीं जो है मानसिक, मुझे देख रही है कि एक डॉक्टर साहब भी, मनोचिकित्सक भी है, कहीं मानसिक रोगी तो नहीं है जो समाज को बीमार करने का इसने ठेका लिया हो। तो ऐसे लोगों को कुछ इस तरह की जगह जो अपने सेंटर्स होते हैं, या उनको वहाँ पर कहीं इस तरीके से किया जाए। तो जब तक हम कानून में भी कुछ बदलाव नहीं करेंगे, सख्ताई नहीं करेंगे, तो और भी ज्यादा कड़ाई से इस चीज को देखा जाना चाहिए, आपका ये कहना है? मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 साल से और एक संवैधानिक पद पर होने के कारण भी हम लोग लगातार नोएडा में काफी अभियान चला रहे हैं। लेकिन देखते हैं, जब सड़क पे गुजरते हैं, देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ मैं समझता हूँ 10% लोग मास्क और उसका जो प्रोटेक्शन का जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करते हैं, 90% लोग फॉलो नहीं करते। तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज आपने जो बोली उसमें मैं छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना का जो स्ट्रेन है, जो तेजी से फैल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये सब चीज़ें घर के अंदर भी करनी चाहिए। घर के अंदर एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो एक मास्क पहन के बैठें, बाहर से कोई मेड आता है, कोई भी आता है तो वो भी मास्क पहन के रखें, अलग कमरे में रहें, एक दूसरे के साथ ना रहें। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये बीमारी किसी एक व्यक्ति को हुई तो बड़ी जल्दी हर व्यक्ति को परिवार में हो जाएगी। इसीलिए अब ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है, ख़ासतौर पे मास्क पहनना,
इस समय तो कम से कम हमें अब घर के अंदर भी करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले हम कहते थे कि घर के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार हम ये कहेंगे कि घर के अंदर भी इसकी आवश्यकता है। क्यों डॉक्टर साहब? पिछले साल ये किया भी जा रहा था मेरे ख्याल से, लेकिन इस साल ये चीजें अवॉइड की जा रही है। अभी दिल्ली में और सब जगह लागू किया है कि गाड़ी के अंदर बैठ के भी मास्क लगाना अनिवार्य है, और हाई कोर्ट ने, आदरणीय हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये सार्वजनिक प्लेस की ही संज्ञा में आता है, परिधि में आता है गाड़ी के अंदर बैठ करके मास्क लगाना। तो जब गाड़ी के अंदर बैठ करके मास्क लगा सकते हैं तो हम अपने घर में भी मास्क लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी चीजें हैं, थोड़ी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। एमसी मिश्र जी, आप क्या कहेंगे कि लगातार जो नए स्ट्रेन के केसेस आ रहे हैं, कितने की संख्या में फिलहाल आप देख सकते हैं कि अस्पताल में आ रहे हैं, और क्या सिम्टम्स उसके हैं, कुछ बताएं। सांस में तकलीफ, कई बार जीआई सिम्टम्स भी आए हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, और सिर में दर्द होना। तो लक्षण में कोई बहुत ज्यादा में संक्रमण जल्दी फैलता है। बस ये बात जरूर है इसमें, जैसे कोरोना वायरस एक जने से 4 लोगों को फैल सकता है, ये काफी इन्फेक्शियस है। और म्यूटेशंस नेचुरली वो वैक्सीन को भी स्किप करते हैं कई बार। जितना असर हम चाहते हैं उतना असर नहीं होता है वैक्सीन का म्यूटेंट वायरसेस पे, लेकिन पूरी तौर से स्किप नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा, चाहे वो केजीएमयू के डॉक्टर्स, एम्स के या गंगाराम के, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर्स उतना ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे अगर इन सबको टीकाकरण हो चुका है। और फिर ये सभी बता रहे हैं, बार बार उस बात को बताना भी उचित ही है कि जो बचने का एक ही उपाय, देखिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मास्क लगाए हूँ, अभी मैंने उतारा है जब मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरे रास्ते पिछले 1 घंटे से मास्क लगाए हुए हूँ। तो ये जो प्रिकॉशन है, क्योंकि वैक्सीनेशन आज सबका हो भी जाता है, तो सबने ठीक कहा, डॉक्टर शर्मा ने भी ठीक कहा कि 100% कोई भी वैक्सीन काम नहीं कर रही है। वैक्सीन को भी बहुत लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। गगनदीप, क्या कहेंगी? वैक्सीन को भी बहुत लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो घर में आयुर्वेदिक तरीकों से और फिर कुछ होममेड रेसिपीज के उससे ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी बताइए कि आखिर बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन? 3 कारण हैं इसके। पहला कि वैक्सीन के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। दूसरा, कई सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन किसी ने ली तो उसके बाद उसकी मौत हो गई, क्योंकि वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर आपको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है, आप पहले से आप हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं, तो अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक और है कि वैक्सीन लेने की प्रक्रिया अभी उतनी आसान नहीं हुई है, मतलब इट्स नॉट वेरी इजीली अवेलेबल। इनफैक्ट एक बहुत हैरानी वाला स्टैट्स था, फैक्टर था, आई वॉज जस्ट रीडिंग, तो उसमें आया कि ये जो हमारे पास कोवैक्सीन है, इंडिया ने शायद 6 करोड़ 40 लाख वैक्सीन सैंपल्स एक्सपोर्ट किए हैं 85 कंट्रीज में। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया के पास 5.5 दिन का ही स्टॉक बचा है, और कुछ शहरों में केवल 2 दिन का स्टॉक है, तब जब महामारी अपने पीक पर है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसे हमें दिमाग में रखना है। सो टेक्निकली अगर मैं समराइज करूं 3 पॉइंट्स में, तो पॉइंट नंबर 1, अगर इस सिचुएशन से निकलना है, जैसे सब लोग कह रहे हैं, वैक्सीन से डरे नहीं, उसके बारे में जानकारी ले, और सरकार भी आगे बढ़कर लोगों के मिथ्स को, लोगों की जो शंकाएं हैं उन्हें दूर करे। स्टेप नंबर 2, आप जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं मास्क वगैरह के, वो रहे, मगर उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि ये बहुत सॉलिड फैक्ट है। आप जो मर्जी करें, अगर आप मन से रेजिलिएंट हैं, पॉजिटिव हैं, आप रिकवर करेंगे और आपके अंदर वो वायरस फैलेगा नहीं। तीसरा, जितनी भी बोरियत है, जितनी भी आपको आपकी लाइफ एक स्टैंड स्टिल पर लग रही है, जिसकी वजह से आप इनसेंसिटिव हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करवाएं। जैसे एक सर भी बोल रहे थे कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर घर में एक भी मौत होती है ना, तो सालों साल उसका असर रहता है। आप क्यों चाहेंगे कि आपकी सेंसिटिविटीज तब एक्टिव हो जब आप कुछ बहुत घातक अपने आंखों से अपने आसपास के जनों के साथ देखें? तो आई थिंक वी शुड नॉट वेट फॉर दैट, बट वी नीड टू प्राइम आवर हेड्स, वी नीड टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट लेट्स गेयर अप आवर सॉक्स। ये एक लड़ाई है या एक फेज ऑफ स्ट्रगल है, जिसको जितनी समझदारी,
पेशेंस और रेजिलियंस के साथ हम डील करेंगे, जितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, और हम अपनी जो छटपटाहट है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे निकलकर ये जो सो कॉल्ड करंट स्टेट है इसे न्यू नॉर्मल मानकर चलेंगे, तो इससे शिकायत नहीं होगी। इससे एडजस्ट करना, इसे एक्सेप्ट करते हुए इसके बीच से एक प्लेजेंट रास्ते निकालना आसान होगा। जब तक हम इससे लड़ेंगे और क्रिप करेंगे, हाई ये क्यों हो गया, ये फालतू का प्रॉब्लम है, ये है वो है, आप हमेशा इससे भिड़ेंगे और वो आपका अंदर का अनहैप्पीनेस या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा देगा। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू कमेंट। डॉक्टर आके सैनी जी, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पिछले साल खाने में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे थे, कई लोग काढ़ा भी ले रहे थे, लेकिन अब इस साल बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। बाहर लोग जाकर खुद खा रहे हैं, पहले तो पैक करके घर में ही ला देते थे और बहुत अवॉइड भी कर रहे थे लोग बाहर के खाने को। तो डाइट में ऐसी क्या चीज़ें रखी जाएं जो महामारी से बचा जा सके? जो आप अभी जो पिछले साल जो प्रिकॉशंस अपनाने जा रहे थे खाने में बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी भी लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन जो अभी छोटी उम्र कह सकते हैं या एडोलेसेंट एज कह सकते हैं, वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि बीमारी आ रही है और चली जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी जो मैडम ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया था कि इस बीमारी से किसी के घर में डेथ हो गई, भगवान ना करे कि ये चीज किसी को देखने को मिले, लेकिन क्योंकि जब अपन प्रिकॉशंस नहीं अपना रहे हैं इसलिए ये चीजें भी देखने को मिल रही है अपने को कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूंगा हेल्थी डाइट, जिसमें कम से कम स्पाइसी फूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हेल्थी डाइट उसको जो घर में बनी हुई होती है, लिक्विड डाइट ज्यादा लें और अपने प्रिकॉशन साथ बरतें। आप बाजार में से कुछ खरीदने जा रहे हैं तो पूरे मेजर्स अपनाएं, मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जाएं और जब आप घर में आ रहे हैं सामान लेकर के तो आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। जहां आप टच होके आए हैं आपको अपने कपड़े अलग उतार देने चाहिए, आपको उनको वॉश करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अपन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे अपन किसी हॉस्पिटल दिखाने गए, अपने को पता है कि इस लिफ्ट में अपने को 5 मंजिल भी जाके और दिखा के आना है, उस लिफ्ट में बैठने की कैपेसिटी है 4 आदमियों की, होना इस टाइम 1 या 2 ही चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते, लेकिन 4 की जगह 6 बैठ रहे हैं। लगता ऐसा है कि इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वायरस उनको ये पता नहीं है कि ये बीमारी जो है वो नजर नहीं आती कभी। एक छोटा व्हीकल है जिसमें 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, उसमें अब 8 लोग बैठ रहे हैं या 6 लोग बैठ रहे हैं। यानी छोटे छोटे चीजें ऐसी हैं जहां अपन इसको अवेयर, इसके प्रति अवेयर नहीं है, इसको अपन दरकिनार कर रहे हैं। इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर राजेश, अभी तो 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब 45 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा? क्या उम्मीद लग रही है, कब तक आएगा? और 45 साल के नीचे के लोग ही ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आना जाना करते हैं बाहर, ये और बहुत ज्यादा मतलब देखा जाता है कि ट्रैवलिंग के साथ साथ ही इधर उधर घूमना फिरना करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी पिछले हफ्ते बेंगलोर में एक न्यूज़ आई थी, एक आंकड़ा आया था कि जो ज़्यादातर संक्रमित बेंगलोर में जो लोग हैं उनकी उम्र 20 से 39 साल के बीच में है। ऐसे कोरोना के संक्रमण जो 45 साल से ज़्यादा हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में है। क्यों? यही लोग हैं जो काम पे जाते हैं, जो नौकरी पे जा रहे हैं, जो बाजार में जा रहे हैं, जो सारे हर प्रकार के काम करते हैं, ये बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह जाते हैं, एक आदमी से मिलते हैं, दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, ये बीमार होते हैं और दूसरों को फैलाते हैं। ऐसे लोगों को रोकना, उनके अंदर बीमारी रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही लोग घर में जाते हैं, घर में जो वृद्ध हैं, जो एजड हैं, जो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये बीमारी उनको देते हैं। तो ये खुद तो बीमारी से इतना पीड़ित हो सकता है ना हो क्योंकि कम उम्र के लोगों में कॉम्प्लिकेशंस कम देखी गई हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे, अक्सर छोटे बच्चे मास्क नहीं लगाते, माँ बाप भी बहुत ध्यान नहीं देते और बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन बच्चे भी संक्रमित होते हैं और बच्चे बीमारी फैलाते हैं। बच्चे पार्क में जाते हैं, एक दूसरे से बीमार होते हैं, घर में आते हैं, दादा दादी के पास बैठते हैं, फिर दादा दादी बीमार हो जाते हैं। तो इसका जो दुरअसर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो एजेड पॉपुलेशन है, जो एल्डरली हैं, जो डायबिटिक हैं, जो अस्थमा या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनको होता है। लेकिन जो कैरियर होते हैं, जो स्प्रेडर और फैलाने वाले होते हैं, वो इस एज ग्रुप के होते हैं। तो ये देखते हुए
जो यंगर पॉपुलेशन है, 45 साल से कम की पॉपुलेशन है, उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए। इसके बारे में चर्चा भी हुई है, इसके बारे में अखबारों में भी आया है, और सरकार का इसके ऊपर क्या रवैया है इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ये आवश्यक है, ऐसा इस समय होना चाहिए। पिछले साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो डॉक्टर महिम, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रैंडमली टेस्ट करा रहे थे, अपनी कोरोना टेस्टिंग फटाफट करा रहे थे, हर 1 महीने बाद या हर 2 महीने बाद करा रहे थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं देखा जा रहा। तो क्या टेस्टिंग में भी कमी देखी जा रही है लोगों की तरफ से? डर चुके हैं इस कोरोना की बीमारी से कि उनको लगता है कि अगर गलती से भी ये पॉजिटिव आ गया तो घर के आसपास सब सील हो जाएगा, उनका अपार्टमेंट सील हो जाएगा। तो लोगों के मन में ये डर तो है कि हम टेस्ट कराएंगे और अगर पॉजिटिव आ गया तो हमको मुश्किल होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये नया स्ट्रेन आया है, इसमें ये एक स्पेक्यूलेशन है, अभी तक ये प्रूवन नहीं है, बट ये स्पेक्यूलेशन है कि ये वाला जो वायरस है ये हमारे नाक के पीछे जो जगहें होती हैं वहां पर छुप के रहता है, और कई बार ऐसा हो रहा है कि जो टेस्ट कराए जा रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं, बट हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि मरीज भर्ती हुआ, उसको हमने टेस्ट कराया, पहले दिन वो नेगेटिव आता है और 3-4 दिन बाद जाके अगर फिर फीवर आना शुरू होता है और वो पॉजिटिव आ जाता है। तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक कोई सिम्टम नहीं आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेफ हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमको कोरोना वायरस है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मगर हम किसी और को दे सकते हैं जिसको बाकी बीमारियां, दिल की बीमारी हो, कोई बूढ़ा आदमी हो, घर में माता पिता हो, अगर हम उनको दे देंगे वो बीमारी तो वो जरूरी नहीं है कि वो लोग को भी कोई सिम्टम नहीं हो, उनको कोई बीमारी ज्यादा नहीं होगी। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है। बट हाँ, इस बात को मैं एग्री करता हूँ कि रैंडम टेस्टिंग इस टाइम पे बहुत कम हो गई है। बिल्कुल। एनके शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए हर बार टेस्टिंग? जैसे कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो टेस्ट तो करवा लेते हैं लेकिन 1-2 महीने बाद वो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो एक ड्यूरेशन, कोई फिक्स ड्यूरेशन है टेस्टिंग की? देखिए, ऐसा कोई प्रोटोकॉल या पैरामीटर्स नहीं है कि हर दूसरे महीने या तीसरे महीने इसको टेस्ट कराना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कहीं कफ एंड कोल्ड एंड फीवर, कुछ ऐसी शिकायत आपको आ रही है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से भी बचना चाहिए। और अननेसेसरी, क्योंकि बहुत सारी फीवर्स, बहुत सारे जो फ्लू है वो सभी कोरोना नहीं है। पहले भी खांसी बुखार पहले भी होते थे और आज भी है। हम सभी हर चीज़ में, हर पॉइंट में कोरोना यदि हम तलाशने लगेंगे तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और मैं समझता हूँ फिर हमारे डॉक्टर गगनदीप का जो डिपार्टमेंट है मनोचिकित्सक वाला, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि यदि कहीं लगता है कि एज ए फिजिशियन कि वे हम कहीं कफ एंड कोल्ड की कोई शिकायत है या यदि कहीं कुछ लग रहा है, हेडेक है, जैसे डॉक्टर साहब आजकल एक नया आया है कि हेडेक आ रहा है या पेन इन एब्डोमेन करके आ रहा है या डायरिया करके आ रहा है, कहीं कुछ दूसरी चीज़ें हैं, नोजिया है, तो वी कैन थॉट। लेकिन अननेसेसरी, आप जैसे स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ और बहुत सारे स्वस्थ है, वो जा कर के वहाँ अननेसेसरी उसको वो कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, कभी किसी ने टेस्ट करा लिया, आप सपोज करो आप किसी संपर्क में आए हो, कोई आपको पता लगे कि फला फला आदमी पॉजिटिव हुआ है, अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टेस्ट करा लिया, वो एक अच्छी बात है, ताकि कहीं आपको है तो आप अवेयर हो जाएंगे दूसरे लोग। बट अननेसेसरी टेस्ट कराना, मैं समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, वो ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है कि बिना किसी सिम्टम के भी हम पॉजिटिव निकल आते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा भी लगे कि अगर हाँ हमें कोल्ड है, कफ है, तो फौरन टेस्ट करा लिया जाए। दूसरा, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, हमें समाज के अंदर पॉजिटिविटी लानी है। बिल्कुल। लोगों को भयभीत नहीं करना है, लोगों को भ्रमित नहीं करना है, लोगों को के मनोबल को नहीं तोड़ना है, लोगों को केवल जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है। यही इसका सबसे बड़ा बचाव का साधन है। अपने आप को शिक्षित करिए और समाज को शिक्षित करिए, लोगों को शिक्षित करिए। चाहे आपको 10 लोग यदि कहीं चौराहे पे खड़े दिखाई दे जाते हैं और वो
प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते, इस देश का नागरिक होने के नाते आप लोग वहाँ अपनी गाड़ी रोके 2 मिनट उनको समझाइए कि साहब अपना भी ध्यान रखिए और जनता का भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। ताकि वैसे ही जैसे डॉक्टर राजेश, पिछले साल हमने देखा कि बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे थे कोरोना को लेकर, ट्रैफिक पुलिस इवन हेलमेट एक कोरोना के स्ट्रक्चर में पहन रही थी, तो एक जागरूकता बहुत ज्यादा फैलाई जा रही थी पिछले साल। क्या इस साल आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा तो इस साल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक वजह मुझे ये भी लगती है कि अचानक ये जो कोरोना का स्पर्ट आया है, ये जो तेज़ी से फैलाव आया है, ये पिछले हफ्ते 10 दिन में आया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी तो हमारे ऊपर एक कहर आ गया है, जैसे आपने प्रोग्राम का नाम रखा है। अभी हम जाग नहीं है, अभी हम धीरे धीरे हिलने लगे हैं। तो अब हो सकता है ये सब चीज़ें आगे आएँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब तक हम सतर्क होंगे, जब तक हम जागेंगे, देर हो चुकी होगी। क्योंकि आपने शुरुआत में 870 डेथ की बात की, ये 870 डेथ आज के इन्फेक्शन की नहीं है, ये 10 दिन 15 दिन पुराने इन्फेक्शन की हैं। तो आज से 15 दिन बाद कितनी डेथ होंगी मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बहुत भयंकर होगा। तो ये जागरूकता अभी चाहिए। मैं डॉक्टर शर्मा से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे लोग, अगर हम खाली प्यार से समझाते हैं, सतर्क करते हैं, तो वो इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं मानता हूँ कि कड़े नियम होने चाहिए, किसी भी माध्यम से, फाइन से या और कुछ ऐसे नियम होने चाहिए, और उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए कि ऐसे नियमों का लोग पालन करें। जब से 2000 रुपये फाइन दिल्ली में लगा है और जब से दिल्ली के बॉर्डर में चेकिंग होने लगी है, तब से हर गाड़ी में हर व्यक्ति मास्क पहनने लगा है। क्यों? अपने बचाव के लिए नहीं, 2000 रुपए बचाने के लिए। तो लेकिन उससे अल्टीमेटली उनका तो बचाव हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है। तो बाकियों का भी हो रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि बहुत कड़े नियम होने चाहिए, उनका पालन होना चाहिए, उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए, और पेनल्टी भी होनी चाहिए अगर कोई उस नियम का पालन नहीं करता। और एक बात जो डॉक्टर गगनदीप ने बताई है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ और उसको रिएटरेट करना चाहूँगा कि अब हमारे जीवन में एक न्यू नॉर्मल आएगा। अब हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। हमें आदत बनानी चाहिए कि हम मास्क पहन के रखें। मास्क ये कोई दिखावा नहीं है, मास्क ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारे हम लोग टोपी पहनते हैं, कोई पगड़ी पहनता है, कोई चुन्नी पहनता है। तो जिस तरीके हम ऐसे कपड़े पहनते हैं या ऐसी चीज़ें पहनते हैं, वैसे ही अब हम मास्क भी पहने। ये हमारी ज़िंदगी का एक तरीका बन जाए। हम जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले। एक ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सार्स वायरस आया था 2010-2011 में, तो जो हम लोग बाहर जाते तो अक्सर देखते थे जो कोरिया से लोग आते थे, चाइना से आते थे, वो सब मास्क में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी 2 साल 3 साल तक मास्क पहनने की। तो इट हैज बिकम नॉर्मल फॉर देम, और यही हमारे साथ भी होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपको क्या लगता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, नॉर्मल डॉक्टर्स आप सबने वैक्सीन लगवाया है और बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरती, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की वजह से जो असर है वो दिखाई देने लगा खुद पर ही, लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं जो वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, क्या वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कोरोना को कि अब तो वैक्सीन लगवा लिया है, अब कोई बात नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है? ये एक अनुसंधान का विषय है और ये मैं सब हॉस्पिटल से भी कह रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी बात हो रही है कि भाई इसमें एक डेटा हम जनरेट करें। हाँ। कि कितने लोग अब संक्रमण जिनको हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगी है, कितने लोग हैं जिनको 2 डोज लगी है, कितने लोग हैं जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है या पहले कोविड हुआ था फिर से कोविड हुआ है उनको। तो इसका एक डेटाबेस बनना चाहिए पूरे देश में, और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR इसमें एक गाइडलाइन इशू करे, जिससे हमें पता लगे कि क्या इसमें क्या बेसिकली किया जा सकता है। और इस पर क्योंकि हमारे यहाँ से डेटा भी अच्छा मिलना चाहिए, अब जब संक्रमण इतना बढ़ रहा है और इतना लोगों को नुकसान भी हो रहा है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं सब लोग 24/7 अपने ICUs में, वार्ड में, तो आधार कार्ड के द्वारा लगाया जाएगा, तो डेटा तो वैसे कलेक्ट हो रहा है। ये डेटा अपलोड होना चाहिए कि कितने डोज के बाद लोग संक्रमित हो रहे हैं या फिर पहले से ही संक्रमित थे, उसके बाद लिया जा रहा था वैक्सीन। ये सारी चीज़ें एक बार डेटा एंट्री होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन गगनदीप, क्या लगता है, लोग अब होप छोड़ चुके हैं कोरोना को लेकर लड़ने की होप? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो सावधानी बरत रहे, लेकिन अगर सामने वाला नहीं बरत रहा तो ठीक है, वो भी लापरवाह हो जा रहे हैं एक तरह से। तो मेंटली कैसे इस चीज़ को लोग हैंडल कर पाए? अंशिका, होप से ज़्यादा
एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में जिसे बोलते हैं हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब कोई चीज जब बार बार होती है ना तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक कैजुअल सा एटीट्यूड आ जाता है कि ठीक है यार अब कुछ नहीं होना, कोरोना से बहुत डर लिया, कोई फायदा नहीं है, सब करके देख लिया, हमने तो मास्क भी पहना, सो एंड सो बंदे ने ये सब भी किया, उसे तब भी हो गया। तो कभी कभी हम किस्मत पर या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चीजों को डाल देते हैं कि भाई अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे हो रहो, इतना फ्रस्ट्रेशन हमसे नहीं झेला जा रहा है। तो आई थिंक वो माइंडसेट ज्यादा है जो डेवलप हो रहा है, पहला ये। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन नहीं खत्म हो रहा है लोगों का। अगर मैं अपने ही घर में बात करूं, मेरा 9 साल का बेटा है, वो इतना इरिटेट होता है जब मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा मास्क पहने बिना बाहर नहीं जाओगे। ही सेज कितने समय पहले, ना तो हम खेल पा रहे हैं, ना मिल पा रहे हैं, फ्रेंड के घर नहीं जा सकता, स्विंग्स नहीं चला सकता, घर पे मोबाइल देखता हूँ, टीवी देखता हूँ तो आप डांटना शुरू कर देते हो कि आंखें लाल हो रही हैं, बहुत देख लिया। आपके पास टाइम नहीं है, आपको घर से भी काम करना होता है। पहले तो घर में मतलब होता था कि लैपटॉप बंद हो गया, घर घर था, ऑफिस ऑफिस था। तो बहुत सारी ये डिस्टिंक्शंस बिगड़ती चली जा रही हैं, जिससे एक इम्बैलेंस हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत मिला जुला सा चल रहा है, वो चीजें ज्यादा गड़बड़ा रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं एक बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ बिकॉज ये एक जेन्युइन कंसर्न है। हमारी सरकार, हमारा मीडिया भी शायद जानकारी नहीं उतनी है या फॉर वॉट एवर रीजंस ये समझ नहीं दे पा रहा है। बहुत सारे लोग आज भी ये मानते हैं कि वैक्सीन है तो आप फ्री हो गए, या वैक्सीन को लेने या ना लेने को लेके भी बहुत अटकलें हैं। तो जब तक आपका जो द्वंद है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो दूर नहीं होगा, आपका एक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, आपकी गोल डायरेक्टेड नहीं होगा। जरूरत इस बात की है, जैसे कोरोना को लेकर अभियान चलाया गया था, जैसे कोरोना को लेकर जानकारी दी गई थी, ठीक उसी तरह अब इससे कैसे बचा जाए, इन सारी चीजों को लेकर रिपीटेडली चलनी चाहिए चीजें। वैक्सीन को लेकर भी चलनी चाहिए कि वैक्सीन को लेकर इतना ज्यादा लोग फॉर ग्रांटेड ना हो। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए आप जुड़े, आपने बताया कि क्या वो सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए और कैसे इस महामारी से लड़ा जाए। बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।